नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री भी जल्द गांव में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। चौपाल और संवाद में जो सुझाव मिलेंगे सरकार उन पर आगे चलकर काम करेगी। धामी ने कहा कि पार्टी संगठन की नीति के अनुसार पार्टी को सांसदों से भी चौपाल लगाने का आग्रह किया जाएगा। सोमवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीते साल 25 दिसंबर से उन्हें चौपाल का कार्यक्रम शुरू किया था। प्रभारी मंत्री भी जिलों में जल्द चौपाल का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा है। संगठन से अपेक्षा की गई सीएम मंत्री और सांसद गांव में प्रवास करेंगे ताकि विकास योजनाओं में भी तेजी लाई जा सके। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की पार्टी सांसदों से चौपाल लगाने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री धामी खुद चंपावत, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टेहरी आदि जिलों में प्रवास कर गाँव में योजनाओं की हकीकत को भी परख रहे हैं। इस दौरान गांव में चौपाल लगाकर लोगों से संवाद करें ताकि पता चल सके लोग अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह की योजनाओं को प्राथमिकता देना चाहते हैं। पूर्व में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ने सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ ही मुख्य सचिव से प्रवास कार्यक्रम शुरू करने की अपेक्षा जताई थी। सभी को एक ब्लॉक एक गाँव में प्रवास करने को कहा गया था। उत्तराखंड की 2 महिला ग्राम प्रधान को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए चुनी गई है, जिनमें देहरादून जिले की निकिता चौहान और बागेश्वर की कविता देवी शामिल है। दोनों को अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए सम्मान दिया गया। 4 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में उन्हें सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से इस सम्मान के लिए चयनित होने पर दोनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिला ग्राम प्रधान को यह सम्मान मिलना देशवासियों को, विशेषकर यहाँ की महिलाओं के लिए गौरव का विषय है। सम्मान उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व के असाधारण योगदान का सम्मान है। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के पुरुड़ा गांव की प्रधान कविता देवी और देहरादून की कालसी ब्लॉक की जोशी नौथान गांव की प्रधान निकिता चौहान को अपने गांव के ओडीएफ खुले में शौच से मुक्ति प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड में भाजपाइयों को होली से पहले दायित्व मिलने मुश्किल है। होली से पहले सरकार में दायित्व की उम्मीद लगाए बैठे भाजपा नेताओं को इंतजार बढ़ सकता है। सोमवार से होलिकाष्टक शुरू हो जाएगा, जिससे अब सरकार में दायित्व वितरण का काम होली के बाद ही होने की उम्मीद है। दरअसल भाजपा के नेताओं को सरकार में दायित्व देने की कवायद लंबे समय से चल रही है। पहले दायित्व वितरण का काम नए साल पर होना था, लेकिन ऐन वक्त को जोशीमठ में आई आपदा से इसमें देरी होगी। फिर होली से पहले दायित्व वितरण की तैयारी हुई, लेकिन लिस्ट को मंजूरी मिलने से पहले होलिकाष्टक शुरू हो गया, जिससे अब यह काम कुछ दिन और लटक सकता है। भाजपा सूत्रों के अनुसार पार्टी के नेताओं को सरकार दायित्व देने का काम अब होलिका दहन के बाद ही करेगा। विदित है कि भाजपा नेता लंबे समय से सरकार से दायित्व का इंतजार कर रहे। सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेताओं ने इनके लिए दावेदारी की है, जबकि कई नेताओं के नाम संगठन की ओर से सुझाए गए हैं। इन सभी नेताओं को अब होलिकाष्टक तक इंतजार करना पड़ सकता है। ज़्यादा रिक्त पद होने पर ही अतिथि शिक्षक अपने कार्य पर बने रहेंगे। साथ ही शिक्षक की तैनाती के लिए स्कूलों में अधिक पद रिक्त न होने पर ही अतिथि शिक्षकों को हटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस बाबत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपर निर्देशकों को निर्देश दिए। होली से पूर्व इस बार शिक्षा मंत्री अतिथि शिक्षकों के संबंध में बैठक भी करेंगे। उत्तरांचल प्रवृत्ति कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार और माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट के नेतृत्व में अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा में सोमवार को शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को बताया कि प्रदेश में वर्ष 2015-16 से अतिथि शिक्षक व्यवस्था लागू है। राज्य के दूर दराज और दुर्गम के स्कूलों में अतिथि शिक्षक कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य आज भी सुरक्षित नहीं है। स्थायी शिक्षक की नियुक्ति के साथ ही उन्हें हटा दिया जाता है। हालांकि अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजन करने के निर्देश है, लेकिन उनका भी लाभ उन्हें नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अतिथि एलटी और प्रवक्ता कैडर की पूरी पात्रता रखते हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ठोस व्यवस्था की जाए। इसके तहत अतिथि शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी जाए। शिक्षा मंत्री ने नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तत्कालिक राहत के रूप में शिक्षा मंत्री ने दोनों मंडलों के अपर निर्देशकों को फोन पर निर्देश दिए कि जिलों में रिक्त पदों की संख्या अधिक होने पर अतिथि शिक्षकों को उनके स्कूल में बने रहने दिया जाए। स्थायी शिक्षकों को नियमानुसार दूसरे स्कूलों में तैनाती दी जाए। प्रतिनिधि मंडल में अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जगुड़ी, कोषाध्यक्ष संजय नौटियाल, मीडिया प्रभारी पुनीत पंत, राकेश सिलवाल, प्रवीण भट्ट आदि शामिल रहे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश ने बताया कि उत्तराखंड में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2023 में प्रस्तावित की गई। सरकार से भर्ती प्रस्ताव मिलने की अपेक्षा से इसे परीक्षा कैलेंडर 2023 में शामिल कर लिया गया। आयोग ने अब परीक्षा पाठ्यक्रम को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न के आधार पर करने की मंजूरी भी दे दी है। इसकी संस्तुति शासन को भेज दी गई है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को राज्य सिविल सेवा के साथ साथ अखिल भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। वहीं डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि लोक सेवा आयोग ने अन्य परीक्षाओं की वक्त
तय वक्त पर ही आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक पद के लिए भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में 412 केंद्रों में होगी। इस परीक्षा के लिए 1,45,239 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। वहीं 9 अप्रैल को वन आरक्षी पदों के लिए भी होने वाली परीक्षा के कुल 617 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2,06,431 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए हैं। इसी तरह 23 अप्रैल को सहायक लेखाकार के पदों के लिए भी परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 30 अप्रैल को प्रस्तावित की गई है। तिरुवनंतपुरम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को केरल के मंत्री पी प्रसाद और हिमाचल के मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को देश के सभी राज्यों के सामने उत्तराखंड की कृषि बागवानी की संभावना का खाका पेश किया। मौका था केरल कृषि विभाग द्वारा आयोजित बेगा 2023 वैल्यू एडिशन फॉर इनकम जनरेशन इन एग्रीकल्चर कार्यक्रम में जोशी ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि देवभूमि ऐसी धरती है जो सभी लोगों के लिए एक अवसर पेश करते हैं। समुद्र को छोड़कर उत्तराखंड को सब कुछ मिला है। बकौल जोशी मैं उस धरती से आता हूं जहां द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी बूटी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक पर्यावरणीय स्थितियां फल, सब्जी, जड़ी बूटी और संगंध पौधों की फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस दौरान जोशी ने उत्तराखंड में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र के 34% भाग में जैविक कृषि हो रही है, जिससे 4 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बेगा के आयोजन के लिए केरल कृषि विभाग को बधाई देते हुए जोशी ने सभी लोगों को देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए भी आमंत्रित किया। नैनीताल प्रदेश में एएनएम के रिक्त पदों पर 2 माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व के आदेश का पालन न करने पर खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार त्रिपाठी तिवारी की एकल पीठ ने डीजी हेल्थ को अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। हल्द्वानी निवासी एएनएम की छात्रा नीमा गोस्वामी ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने पूर्व में एएनएम के 440 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 53 पद थे और जिसमें 23 पर नियुक्तियां की गई। 30 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखते हुए भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी गई। वर्ष 2021 में इनकी याचिका को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि 2 माह के भीतर एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एएनएम के पदों पर दिव्यांग लोगों की भर्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि एएनएम को दूर दराज क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। पर आज तक कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हुआ, हालांकि जिसकी वजह से उन्हें अवमानना की याचिका दायर करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले में खनन वाहनों से मानक से अधिक खनन सामग्री ले जाने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सामने कुमार वर्मा की कहा कि राज्य में ओवरलोडिंग में 30 जनवरी 2023 से शासन में रोक लगा दी। कोर्ट ने आरटीओ को आदेश दिया कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान केंद्र सरकार के ओवरलोडिंग नियमावली सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं। कोर्ट ने डीएम आरटीओ सचिव खनन को नोटिस जारी कर 19 जुलाई से पहले जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार देहरादून निवासी गगन परासर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वो खनन में लगे वाहनों के लिए जिला खनन समिति की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक उच्च सीमा तय की गई, जिसमें 108 क्विंटल तक ही खनन सामग्री वाहनों में अपलोड किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने 30 जनवरी 2023 को शासनादेश जारी कर 108 क्विंटल से अधिक खनन सामग्री ले जाने की छूट दे दी। साथ में ओवरलोडिंग करने पर उन्हें रॉयल्टी देने को भी कहा, जबकि पहले ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों को दूसरे दिन आने पर भी पाबंदी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर ओवरलोडिंग को बढ़ावा दिया, इसलिए इन पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलोडिंग पर 2005 में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क भी खराब हो रही है। आईएसबीटी के इंतजार में हल्द्वानी का बस स्टेशन भी खस्ता हाल